बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है जिसने भौचाल मचाया हुआ है। स्टोरी यही है कि आज महफूज फ़ैसला सुनाया जाएगा मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। ये फ़ैसला किसके हक़ में आ रहा है, इस पर बहुत ही लगी लिपटी रखे बग़ैर दो टोक अल्फाज में बात करनी है। ये फ़ैसला मखसूस नशिस्तें किस को मिल रही हैं, PTI को मिल रही हैं या हुकूमत के इत्तेहादियों को मिल रही हैं, और ये किस बुनियाद पर, इसी पर ही बात करनी है और इसी पर ही तबसरा और इसी पर सारी मालूमात शेयर करनी है और बिल्कुल दो टोक अल्फाज में शेयर करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, आप इस गर्मी में प्यासों को पानी पिलाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। इससे बढ़ के सदका जारिया हो नहीं सकता। ये पहले ये बताया गया, काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुई और बताया गया कि 9:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। ठीक, अच्छा, उस काज लिस्ट में ये काजी फ़ायद ईसा साहब, एक नईम अख्तर अफ़गान साहब और एक अकील अब्बासी साहब, जो अभी सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से वो एलिवेट हो के यहाँ पर आए सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा गया कि जनाब इन 3 जजों ने सुनाना है फ़ैसला। अच्छा, उसके बाद ज़रा चहमगोइयाँ शुरू हो गई और उन चहमगोइयों में ये कहने लगे लोग कि भाई यार, ये जो 3 जजेस फुल कोर्ट ने सुना है तो फुल कोर्ट क्यों नहीं सुना रहा उसका फ़ैसला तो महफूज हो गया था 2 रोज़ पहले, 2-3 रोज़, और मंगल के दिन ये महफूज हुआ। और जनाब फिर उसके बाद जो है ना, ये कहा गया कि ये क्यों नहीं सुना रहा, और फिर लोगों ने चहमगोइयाँ ये भी शुरू कर दी कि ये जो बेंच है, काजी फ़ायद ईसा और फिर नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, और इधर से अकील अब्बासी साहब, ये तो लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और काज लिस्ट जारी की और उसमें बताया गया कि जितने जजेस ने ये केस सुना था, 13 जजेस ने, फुल कोर्ट वही बैठेगी और वही फ़ैसला सुनाएगी। और बताया गया कि अब वो फ़ैसला 9:30 बजे नहीं बल्कि 12 बजे दिन को सुनाया जाएगा। आज यानी कि बरोज़ जुम्मा 12 बजे दिन को सुनाया जाएगा। अच्छा, ये बताया गया। अब कुछ लोगों ने तो कुछ ने तो तुक्का लगाया, कुछ ने गैस किया। एक बड़े सहाफ़ी ने तो बिल्कुल दावा कर दिया, उसको वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। साथ ये भी बता दिया कि कितने जजेस कहाँ होंगे, कितने जजेस कहाँ होंगे, कितने जजेस किसकी फ़ेवर में होंगे, कितने जजेस किसकी फ़ेवर में होंगे, और ये दावा कर दिया। उस दावे से पहले मतिउल्लाह जान साहब, ज़ाहिर है उनकी कोर्ट रिपोर्टिंग का भी बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो अपने ट्विटर पर पूरे का पूरा फ़ैसला लिख दिया। जैसे फ़ैसला नहीं होता, जैसे जजेस एक जजमेंट या आर्डर लिखते हैं, वही आर्डर उन्होंने लिख दिया। और उस आर्डर के लिखने के बाद मतिउल्लाह जान साहब ने आखिर पे लिखा जैसे वो फ़ैसले में लिखा जाता है, बिल्कुल वही टोन, बिल्कुल वही अंदाज़, बिल्कुल वो सारा कुछ। कहते हैं, इन द लाइट ऑफ द अबव वी डिक्लेयर and direct that the special seats in national and provincial assemblies already allocated to different political parties by excluding PTI shall be deemed to have been unconstitutionally and disproportionately allocated to them, and the same shall be redistributed by including all political parties as required by Article 51(6)(d) of the Constitution. मतिउल्लाह जान साहब के ख़्याल में वो कहते हैं कि जनाब ये जो है तकसीम हुई हैं PTI को निकाल कर ये सीटें, फ़ैसला ये आएगा कि जी PTI को भी शामिल करो और सारे बांट लो दोबारा से। ये उनके मुताबिक ये आएगा।
कुछ लोगों के मुताबिक ये आएगा कि सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में आएगा, और सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में से मुराद है कि पीटीआई के हक़ में आएगा। पीटीआई के हक़ में से मुराद है कि नेशनल असम्बली की जो 12 सीटें हैं रिज़र्व, वो पीटीआई को मिल जाएंगी या सुन्नी इत्तेहाद को, और बाकी सूबाई असम्बलीज़ की जो तकरीबन 65 सीटें हैं सारे को मिला के, तो वो भी पीटीआई को मिल जाएंगी, वो भी सुन्नी इत्तेहाद को। तो यहाँ नेशनल असम्बली में फिर जो ख्वाब है 2/3 मेजॉरिटी का, वो हुकूमती इत्तेहाद का, वो चकनाचूर हो जाएगा। कुछ के ख़्याल में कि नहीं जी ये हुकूमत को मिलेंगी, कुछ के ख़्याल में ये है कि नहीं ये ना हुकूमत को मिलेंगी ना ये पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी, बल्कि ये खाली छोड़ दी जाएंगी। कुछ के ख़्याल में ये भी है कि ये मामला हो सकता है दोबारा पार्लियामेंट को भी भेजा जाए। अब एक बड़े सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने रात को अचानक 11 बजे, वो कहते हैं इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में आ रहा है। वो दावा मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये दावा आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पे बहुत अब दबंग बात करनी है, थोड़ा सा हौसला रखिएगा। ये पहले मोहम्मद मालिक साहब का आप दावा तो सुनिए। इस रात के 11 बजे मेरा थॉट कि ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट है कि तो आप दोस्तों से शेयर करें। मेरी इत्तला ये है कि सुबह जो फैसला आ रहा है रिजर्व सीट्स का, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फेवर में आ रहा है, और जो अब तक क्यास है और कुछ ब्लेंड समझ लें आप, वो 8-5 के रेशो की बात हो रही है कि 8 हक में और 5 अगेंस्ट में। जैसे मैं पहले अपने प्रोग्राम से बता चुका हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो अगर ये फैसला इसी तरह आता है तो इसमें कानूनी निकात अपनी जगह पर आ, लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये भी है जिसमें वो जो जजेस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि जब 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म होती है इस फैसले से नेशनल असेंबली में रूलिंग अलायंस की, इसका मतलब है कि जो जुडिशल प्लान्स बने हुए थे सर्टेन चेंजेस करने के, वो भी नहीं हो पाएंगे। मसलन चीफ जस्टिस का 3 ईयर का टेनर, फिक्स टेनर, वो अगर होता है तो फिर फैज़ ईसा साहब कंटिन्यू करते हैं 3 साल के लिए। सो आई एम श्योर कि वो काफ़ी इख्तलाफात आप देखते रहते टेलीविजन पे सामने आए, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर उसका होगा। लेकिन जो अभी तक मेरी इत्तला है वो ये है कि 8-5 के तनासुब से ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में फैसला होगा, और अगर ये हो गया तो फिर पीटीआई के लिए तो पार्टी टाइम है। अगर ये हो गया तो फिर पीटीआई के लिए तो पार्टी टाइम है, और वाकई पार्टी टाइम है। हो कुछ भी ना, लेकिन पीटीआई तो पार्टी मनाएगी, ठीक है ना, पीटीआई तो उसको सेलिब्रेट करेगी, नो डाउट। मोहम्मद मालिक साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा अंदाज़ा है, उन्होंने कहा है मेरी इत्तला के मुताबिक। आपने गौर से सुना ना, नहीं तो फिर से रिवर्स करके सुन लीजिए। मेरी इत्तला के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में फ़ैसला आ रहा है 8-5 की अक्सरियत से। 8 जजेस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में और 5 उसकी मुखालफत में, ठीक है। वो कहते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। अब उन्हें किसने ये इत्तला दी है, ये अब 12 बजे के बाद उनसे पूछेंगे, या फिर ये तो होगा कि अगर 8-5 से आया तो फिर डेफिनेटली, तो फिर तो ये बातें तो होंगी कि मोहम्मद मालिक साहब को एक दिन पहले रात 11 बजे किसने बताया था कि 8-5 से आ रहा है। दूसरा जो उन्होंने बात की उसमें बड़ी लॉजिक है, वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कई मरतबा, कि जो ये हुआ कि जी जितने भी जजेस, ये जितने ख़त लिखे गए, ये सारे ड्रामेबाजियाँ जो मुबैना तौर पे की गई, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की बात की हुकूमत ने, तो सारे ही खैर से उठ खड़े हुए कि नहीं ये नहीं होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों। वो एक तरह से तो कहा कि जनाब चूँकि कोई लेजिस्लेशन होनी थी और 2/3 मेजॉरिटी अगर उनके पास आ जाती तो फिर वो जो जुडिशल प्लान बने हुए थे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो सकते थे, काजी फैज़ ईसा की भी एक्सटेंशन वगैरह वगैरह। लेकिन बात ठीक है, मालिक साहब की बात ठीक है, बिल्कुल जजेस में इस तरह की बड़ी अजीब सी रिजेंटमेंट और बहुत ही एक बगावत सी मुबैना तौर पर बादियों नज़र में, और वो काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं चाहते वगैरह। क्योंकि वो जब एक्सटेंशन होती है तो बहुत सारे पीछे जो लोग होते हैं, कई वो रिटायर हो जाते हैं, कईयों के वो नंबर ही नहीं आते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाकई प्लान था हुकूमत का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी। अब आप
कुदरत का करना तो देखिए कि वही कादी फ़ायदी साहब जिनको इस्टेब्लिशमेंट बड़ा घर ज़ोर लगा रहा था भाई ये तो बने ही ना चीफ़ जस्टिस, अब वो जब बन गए हैं उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अब उनकी मर्ज़ी है बस यही रहें, ठीक है ना, आप समझ आ गया आपको। माकूल आदमी हैं, वो कहते हैं जी माकूल आदमी हैं, ये खाम खा का तंग नहीं करते, खाम खा का छेड़छाड़ नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, तो वो इस हवाले से उनको। लेकिन अब बात ये मालिक साहब की बिल्कुल ठीक है कि तमाम जजेस का इस पर इतफ़ाक़ है कि ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये फ़ैसला आ भी गया और हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा तो उनके पास बड़े तरीके होते हैं। वो वही हैं ना कि जिन्होंने सेनेट में किसी वक्त में 64 को 50 कर दिया था, तो वो ऐसे कर सकते होते हैं। कई गायब हो जाएंगे तो कई इधर डाल देंगे तो कई ग्रुप बन जाएगा। हुकूमत के पास और भी बड़े ऑप्शंस होते हैं लेजिस्लेशन के अलावा भी कि वो कर सकते हैं। खैर ये एक अलग बात है। अब ये फ़ैसला, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो बैकग्राउंड ये है इसका कि ये फ़ैसला कोई फरवरी में इस बुनियाद पर कि ना तो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और वो निशान भी आपको पता है अक्टूबर से पहले छिन गया था, फिर ये मखसूस नशिस्तों की बात आई तो फरवरी में इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच ने 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी और ये नशिस्तें बाकी पार्टियों में बांट दी जाएंगी। अच्छा, एक रुकन जो पंजाब से थे उन्होंने इख्तलाफ किया इस फ़ैसले से और उन्होंने ये कहा था कि जी मैं बताता हूँ आपको कि ये जुमे को फ़ैसला आ रहा है और जुमे को कौन कौन से फ़ैसले आए थे ये भी मैंने आपको बताना है, आपने थोड़ा सा साथ रहना है। तो अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया फरवरी में कि ये बाकी में बांट दी जाएं और ये सीटें बांट दी गईं। फिर ये चले गए पीटीआई वाले पेशावर हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट में जाते हैं, हमें हर एक में रिलीफ़ मिल रहा है पेशावर हाई कोर्ट से, तो उधर से तो हमें रिलीफ़ मिलेगा ही मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को उसके लार्जर बेंच ने बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि आपका हक़ नहीं बनता और ये सीटें उसी तरह से बरकरार उसी तरह से ये बांटी जाएंगी बाकी जमातों में। फिर ये पहुंच गए ये तो मार्च में पेशावर हाई कोर्ट में, मई में ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि प्यूनी जज हैं, अगले वो चीफ़ जस्टिस भी होंगे, और फिर उसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, इन 3 पर मुश्तमिल ये जनाब ये हुआ एक बेंच बना। उन्होंने पहले सुनते ही मुअत्तल कर दिया आर्डर पेशावर हाई कोर्ट का भी और इलेक्शन कमीशन का भी, उनका वो आर्डर ही मुअत्तल कर दिया और वो फिर सीटें उसी तरह से लटक गईं। और साथ ही लार्जर बेंच के लिए उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब या वो जो कमेटी है वो प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, एक चीफ़ जस्टिस साहब उसमें हैं, एक मंसूर अली शाह साहब और एक मुनीब अख्तर साहब, तो ये सारे हैं, तो 3 जजेस इनको भिजवा दी और उन्होंने फिर लार्जर बेंच बनाना था और लार्जर से उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया। तो जब फुल कोर्ट बन गया उन्होंने कुछ 6-7 बड़ी तवील समातें की और वो समातें यहाँ पर टीवी पर लाइव दिखाई गईं और जिस तरह से दुर्गत बनी पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लायर्स की वो भी सब ने देखा और वो ये सब कुछ। आज अगर फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आता है, मुझे कोई वजह नहीं नज़र आती, सिर्फ यही वजह नज़र आती है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जनाब बड़ी पॉपुलैरिटी है। वो पॉपुलैरिटी कल निकल गई है बाजोड़ में PK 22 जिस पर वो मुबारक ज़ेब जीते थे, जो वही मुबारक ज़ेब जो PTI का बागी था, जिसको PTI ने टिकट नहीं दिया था, किसी और को दिया, वो खड़ा हो गया मुकाबले में, वो जीत गया जनाब। पहले उसके भाई को कत्ल किया गया था, बाद में उन्होंने चूँकि कौमी असम्बली की सीट रखी तो फिर वो सूबाई जीती तो सूबाई छोड़ दी उन्होंने, तो फिर वो सूबाई पर बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में कल ANP का कैंडिडेट निसार बास जीत गया, ठीक है ना। और दिलचस्प बात बताऊं, दूसरे पर आज़ाद आया, ये वो वाला आज़ाद नहीं है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, तीसरे पर जमात इस्लामी आई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI का उम्मीदवार चौथे नंबर पर आया। ये मकबूलियत तो इधर बढ़ गई।
لیکن ابھی تک وہ پاپولیرٹی اور مقبولیت کا اور اس طریقے سے، مطلب میں حیران ہوں، مجھے ایک انتہائی افسوس بھی ہے اور حیران بھی ہوں، اور یہ نظام عدل ہے آپ کا، میں اس سے مجھے نا بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ یہ آپ تصویر دیکھ لیں، یہی وہ پریشر ہے۔ یہ جناب ارسلان تاج صاحب ہیں، یہ ارسلان تاج صاحب پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، اب یہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں۔ یہ تصویر ذرا دیکھیے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے وردی پہنائی ہوئی ہے، فوجی وردی، ٹھیک ہو گیا، اور اوپر یہ لکھے، اس سے بڑی توہین عدالت ہو نہیں سکتی۔ اوپر یہ کیا لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کے لیے، سرونگ چیف جسٹس کے لیے، کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ قاضی ایزی پیسہ، یہ لکھ رہا ہے کہ قاضی ایزی پیسہ وہ جج ہوگا جس کے خلاف فاشزم کا سہولت کار بننے پر مستقبل قریب میں ٹرائل ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ بندہ لکھ رہا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو پی ٹی آئی کا باقاعدہ، یہ جو ارسلان تاج ہے اس کی اسی پر لکھا ہوا ہے، پروفائل پر یہ لکھتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ ممبر سینٹرل کور کمیٹی پی ٹی آئی، فارمر ایم پی اے کراچی، خالی ویگو نامنظور، اور جناب صرف مزاحمت آخری سانس تک عمران خان، یہ اس کے پروفائل پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے، اس سے زیادہ توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ یہ ٹاؤٹ کہا انہوں نے، قاتل کہا، نام لے لے کر کہا رؤوف حسن نے، اس سے زیادہ توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ یہی وہ پریشر ہے جس پریشر کی بنیاد پہ اگر سنی اتحاد کونسل کی فیور میں جاتا ہے تو ٹھیک، ادروائز آئین اور قانون کی بنیاد پہ تو لوگوں نے لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھ لیا، وہ جو لائیو چل رہی تھی کاروائی، وہ جو سپریم کورٹ کی لائیو کاروائی چلی ہے، اور سب نے دیکھا اور سب نے سنا، جس طرح کی درگت بنی، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے ان کے وکیلوں کے پاس، جس طریقے سے ججز نے درگت بنائی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو سب نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ وہاں جاتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی یہی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کس طرف۔ جمعے کو ویسے فیصلے بڑے بڑے خطرناک فیصلے آئے، ہمیں یاد ہے افتخار چودھری صاحب کی جو بحالی کا فیصلہ، وہ بھی جمعے کو آیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ جمعے کو ان کا فیصلہ آیا، اور ساتھ ہی انہوں نے بڑے خوش ہو کے وہیں پر ججز کالونی کی مسجد میں جمعہ کی نماز بھی ادا کی تھی۔ یہ ہمیں یاد ہے، ہم اس وقت لا کر رہے تھے، تو اس میں جمعے کے دن ہی فیصلہ نواز شریف کی نااہلی کا آیا تھا، جمعے کے دن ہی فیصلہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل بھیجنے کا فیصلہ آیا تھا، جمعے کے دن ہی جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کرنے کا فیصلہ آیا تھا، اور بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں جمعے کے دن، اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے فیصلے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جمعے کا دن چوز کیا گیا ہے۔ اب جمعے کے دن میں فیصلہ کیا آتا ہے؟ پہلے 9:30 بجے کا ٹائم تھا، 3 رکنی بینچ، اب فل کورٹ 13 رکنی بینچ 12 بجے یہ فیصلہ سنائے گا۔ فیصلہ کیا آتا ہے یہ آپ دیکھ لیں، دعوے بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، میں نے آپ کو اپنا انالیسس بھی رکھ دیا ہے سامنے، جمعے کے دن کا بھی بتا دیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔